दोस्तों जौहार यूथ क्लब के भवन के बारे में हमने अभी जाना है और अभी हम इनके सदस्य के साथ में बात करेंगे कि इनको इस जौहार यूथ क्लब को एक सफलता की कगार पर पहुंचाने के लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और किन किन कठिनाइयों से इनको गुजरना पड़ा है। काफ़ी ऐसे सवाल करेंगे जो कि हमको और आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो आप भी अपने ग्राम स्तर, पंचायत स्तर पर इस तरीके की एक बेहतरीन संस्था का संचालन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इन जो जौहार यूथ क्लब के सदस्य हैं इनका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं, देन इसके बाद में हम इनसे काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इनसे, परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले भैया आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं ज्ञानेश मीणा, मैंने इसमें संस्था में मुख्य सचिव के रूप में काम किया। हम सभी भाइयों ने मिलके और इस संस्था को शुरू में विचार करने का हमने सोचा इसमें कि भाई कैसे अपने आस पड़ोस के बच्चे जो आगे पढ़ाई के लिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, जी बिल्कुल, जिनकी आर्थिक कमजोरी या और कई समस्याएं हैं, घर में नहीं है कोई संभालने वाला स्कूल में जाने के बाद, तो कि इनको क्यों ना वो सुविधा जो दूर जाके अपने सिटी जयपुर या अलवर जाना पड़े, उसकी बजाय वही व्यवस्था गांव में हो जाए तो कितना अच्छा रहे। हम सभी साथियों ने ये विचार बनाया, तो सबकी सहमति बनी इस पर कि भाई अपन एक टीम बनाते हैं। तो टीम में का रिजल्ट हो सकता है, टीम का रिजल्ट कई बार क्या है इसकी सब खिलाड़ियों के एकजुट होकर काम करते हैं ना, तभी रिजल्ट अच्छा आता है। एक भी अगर उसमें से कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होता है, तो हमने ये नहीं सोचा कि रिजल्ट अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने सोचा कि अब सच्चे मन से मेहनत करेंगे और हमने एक टीम बनाई और इसका नाम रखा जौहार यूथ क्लब उकड़ूंत। तो देखिए ज्ञानेश सर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जो इन्होंने टीम बनाई थी, तो टीम बनाते टाइम पे इन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि आगे इस टीम का क्या होगा, इस टीम में मतलब किस प्रकार की कठिनाइयाँ हमको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो भी कठिनाइयाँ इनको मिली थी उनका इन्होंने जो है उसी टाइम पर सामना किया था और उसी टाइम पर इन्होंने जो है उस समस्या का समाधान भी निकाला था। और मैं मानता हूँ कि इन्होंने जो टीम बनाई थी वो बहुत ही बेहतर तरीके से गठित की थी। और अभी मैं सर से इनका परिचय जानता हूँ। जी नमस्कार। पहले तो सुरैर विकास समिति की जो टीम उकड़ून पधारी है, जौहार यूथ क्लब व समस्त ग्रामीणों की ओर से आप सबका यहाँ स्वागत है। मेरा नाम राजन मीणा है और मैंने संस्था में कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे यहाँ कार्य करने का एक मौका मिला, अवसर मिला। वर्तमान में संस्था का भवन आपके सामने है और हम कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं निरंतर एक दूसरे के सुधारने का, कामों को और भी अच्छी तरह से करने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने अपना परिचय दिया और हमारा भी अभिनंदन किया। तो अभी मैं सर से भी इनका परिचय जान लेता हूँ। तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राजपूत है और ये जो जौहार यूथ क्लब है इसमें मैं उपाध्यक्ष पद के रूप में रहा हूँ और आप आए हो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देख लिया जौहार यूथ क्लब को, हमारे गांव में हमने जो काम किया है ये हमारा काम नहीं है, ये पूरे गांव का, हर घर का, हर बच्चे का, हर इंसान का काम है और उनकी मेहनत से ये कुछ हो पाया है और ये हर आदमी के लिए है। ऐसा नहीं है किसी पैसे वाले के लिए या कमज़ोर के लिए, लेकिन ये जो सोच है हमारी आई सभी भाइयों की बैठ के कि ये सुविधाएँ हमें उपलब्ध हो गाँव में, जो गरीब या अमीर हो बट सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिल जाए तो क्या बुराई है हमारे लिए। तो वो सुविधाओं के लिए हमने प्रयास किए और निरंतर कर रहे हैं और करते रहेंगे और बस यही हम परिचय देना चाहेंगे। आगे सब कुछ आपके सामने है। जी सुरेंद्र सिंह भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, जो सवाल अक्सर आमतौर पर अगर कोई भी अपनी एक संस्था बनाना चाहता है तो उसके दिमाग में हमेशा कुछ सवाल खड़े होते हैं कि इस संस्था को आगे ले जाने में मतलब किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए इनसे अच्छा हमें और कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि ये उन कठिनाइयों से पहले गुजर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपके मन में यह विचार आया और किस प्रकार से आपने इस संस्था को मतलब बनाने के बारे में सोचा, किस प्रकार से आपने इस पर इम्प्लीमेंट किया। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, ताकि जो भी लोग देख रहे हैं वो भी इस पर थोड़ा सा अपना जो है जागरूक हो इसके लिए। जी बिल्कुल सर, ऐसा था कि हम सभी पहले क्रिकेट खेलते थे और एक उम्र थी लड़कपन की जो निकल गई थी जी। हम थोड़े बड़े होने लगे तो सब हमारे दिमाग में कहीं न कहीं कुछ बातें होती थी कि यार मिलकर कुछ अच्छा किया जाए। हमारे गांव में भी कुछ साथी ऐसे थे कि जो अपने अपने स्तर पर थोड़ा अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे थे। तो फिर हम कुछ साथी साथ बैठे और साथ सभी ने डिसाइड किया कि यार अब कुछ गंभीर कार्य करने का अवसर है
और ऐसे काम जिससे कि हम अपने गांव, अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचा सकें और इंसानियत के रूप में कुछ काम कर सकें। तो जब हमने चर्चा की और हम सब साथी बैठे तो एक चीज़ निकल के आई कि वर्तमान में जो प्रगति संभव हुई है समाज की, वो शिक्षा के माध्यम से हुई है। तो हम सभी ने डिसीजन लिया कि यार शिक्षा से बेहतर कोई क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी इस समय भी शिक्षा से बहुत से लोग पहुंच से बिल्कुल दूर हैं। उनके लिए संभव नहीं है महंगी महंगी पढ़ाई, महंगे महंगे ट्यूशन, महंगी महंगी कोचिंग्स, किताबें और मज़दूर जो गरीब तबके के लोग हैं। तो तब हमारे सब साथी एक साथ आए, एक आइडिया आया कि हम इस तरह गांव में ट्यूशन की व्यवस्था करेंगे, प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लासेस चलाएंगे, आगे भी जो बच्चे हैं, जो जिन बच्चों में कमियां हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। और देखते ही देखते हमें बहुत से लोगों का, गांव के सभी युवा साथियों का सहयोग मिला और एक टीम बनी और टीम का नाम हम सब ने सर्वसम्मति से जौहार यूथ क्लब उखड़ून के नाम से रखा। उसके बाद में हमने विभिन्न कार्य किए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सर ने एक बात बोली थी कि हम पहले क्रिकेट खेलते थे और सबके अंदर एक लड़कपन होता है, लेकिन उसी यूथ मतलब उसी युवा जनरेशन ने मतलब इस कार्य के बारे में सोचा। तो आप कहाँ तक मतलब इसमें युवा जनरेशन जो कि आसपास के जितने भी गाँव वाले हैं, तो इनका भी आपको सपोर्ट मिला होगा आई थिंक। एंड युवा जनरेशन में आपको लगता है कि मतलब इस तरीके की सोच जो है हर एक गाँव में होनी चाहिए, जो युवा जनरेशन, जैसे सर ने बताया था कि ये क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट जी हाँ, हम सभी क्रिकेट खेलते थे और हमने सोचा कि ऐसा कर सकते हैं। तो हमारे गांव में मैंने सोचा, ये देखा कि सबकी भावनाएं पॉजिटिव थी, सब ये चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए। और आपके गांव में भी आप करना चाहो, वहाँ पे भी ज़रूर होगा, जहाँ पे भी आप करना चाहो, लेकिन शुरू में अपन को ये सोचना पड़ेगा कि हाँ सब पॉजिटिव हैं। और सबने सोचा, मतलब सब खेलने वाले हैं, हम सब जो साथी थे वो हुए, हमारा फिर एक टीम बनी और सबने सहयोग दिया। और हमने गांव में घर घर जाके कलेक्शन किया, सबने पूर्ण सहयोग दिया तन मन धन से, और ये बिल्डिंग बना पाए। तो सर मतलब युवा जनरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको सारी की सारी युवा जनरेशन पॉजिटिव मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक जनरेशन हमें ऐसी भी मिलती है जो इन्हीं युवा जनरेशन में से कुछ नेगेटिव लोग निकल करके सामने आते हैं। तो उन नेगेटिव लोग से मतलब आपको भी पक्का मिले होंगे, तो उन लोगों से आपने किस तरीके से मतलब हैंडल किया उन लोगों को, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, पहले तो बताऊंगा कि सकारात्मक और नकारात्मक लोग सभी तरह के लोग होते हैं। देखिए, जब आप कोई काम करने जाते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सबके सामने होती है। जब हम काम करने लगे तो निश्चित रूप से कुछ लोग नकारात्मक भी मिले। हमने जब इस प्रस्ताव को लेकर, हम और सुरेंद्र भाई, ज्ञानेश भाई, हमारे और भी साथी हैं, वैसे तो पूरा गाँव इस टीम का हिस्सा है, लेकिन जिम्मेदारी के रूप में हमने एक 7 आदमियों की छोटी सी कमेटी बनाई थी। अध्यक्ष नंदलाल जी मीणा, हमारे और भी साथी हैं, राजेश कुमार मीणा मंत्री के पद पर थे, प्रवक्ता के पद पर नवल कुमार मीणा, और एक हमारे साथी रामकेश जी सलाहकार मंडल में, उसको वर्तमान में प्रिंसिपल हैं, वर्तमान में वही इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं। आज वो उपस्थित नहीं हो पाए, हमारी पूर्व जो टीम थी। तो हम बात कर रहे थे सकारात्मकता की, नकारात्मक, और साथ में युवा साथियों के रोल मॉडल की योगदान की। तो देखिए, नकारात्मक लोग जरूर मिले। जब हम शुरू में लोगों के पास गए, लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किसी गांव में ऐसा नहीं हो सकता, आप इस गांव के बारे में जानते नहीं हैं, कोई नहीं पढ़ेगा, किसी को जरूरत नहीं है। फिर हम और लोगों के पास गए, उन्होंने कहा नहीं अपन मिलके करेंगे। तो ये संख्या थी ना, जब सकारात्मक लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जो एक दूसरे के साथ में आने लगे, जो शुरू में जो लोग नकारात्मक थे, जब उन्होंने देखा कि यार काम होने लगा है, जिनको हम पे विश्वास नहीं था, और उनकी भी गलती नहीं थी कि आज तक लोगों को जो काम करते हैं तो ऐसा कोई काम करना भी नहीं चाहता। फिर अंत में मैं ये जानकर सबसे बड़ी आपको खुशी होगी कि जिन लोगों ने हमारा शुरू में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे सबसे मजबूत साथी बने। अंत में जाकर सबसे मजबूत साथी बने वो, जिनको हम नकारात्मक समझते थे और आज तक हमारे साथ हैं, आज तक साथ दे रहे हैं। तो हम सभी साथियों का मानना है कि सकारात्मकता नकारात्मकता ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, सिर्फ चीज़ों को समझाने का अंतर होता है। अगर हम उन्हें समझा पाएँ तो वो समझ जाते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं तो मेरा मानना है उनसे बचना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर इतनी बड़ी बस्ती में आपके साथ में 1000 लोगों में से अगर 800 लोग साथ हैं और 200 लोग साथ नहीं हैं, तो आपको 800 लोगों की सोच माननी चाहिए, 200 लोगों की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उन 200 लोग भी, हम निश्चित रूप से अगर हम बिना किसी भेदभाव के पूरे मन से, सच्चे मन से काम को करेंगे, तो एक दिन आएगा कि जब वो 200 लोग भी हमारे साथ होंगे। तो इस तरह, और युवाओं की आपने बात कही, देखिए युवाओं में बड़ी ताकत होती है, और युवा किसी भी गाँव के अगर चाहें खेलों के साथ साथ इन क्षेत्रों में भी अपना योगदान देना चाहें, तो गांव की तस्वीर, दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। आपने बात की
कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। काफ़ी साथी जो गांव में रहते हैं, अगर शाम को 1 से 5 बजे तक के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दें, छोटे छोटे बच्चों को खेलने के साथ में 1 घंटे का समय दे दें, तो निश्चित रूप से वो बच्चे बड़े होकर उनका भी सम्मान करेंगे और साथ ही उस गाँव में पॉजिटिविटी का संचार होगा और उसे भी लगेगा कि हाँ, मैं समाज को कुछ वापस दे पा रहा हूँ। तो सकारात्मक नकारात्मक बनी रहती है और आप काम करेंगे, आप सबको साथ लेके चलेंगे, सबको एक जैसी नज़र से देखेंगे तो निश्चित रूप से सभी लोग सकारात्मक होंगे, कोई नकारात्मक नहीं रहेगा। जी, तो देखिए सर ने काफ़ी सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। अगर आप इन मतलब एक संस्था स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जो है इन चीज़ों से बिल्कुल बच करके चलना है। आपको ये बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लेकर के आना है कि हमें कुछ नकारात्मक लोग मिलेंगे तो उनसे हमें किस तरीके से बच करके चलना है, क्योंकि आप उनसे जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो उस टाइम पर आप उन लोगों को वैसे वैसे ही साइड करते जाओगे। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारा जौहार यूथ क्लब है तो इसमें मतलब कितने लोग जुड़ रहे हैं अभी तक जो यूथ क्लब की जो संख्या है वो कितने लोगों की संख्या है और कितने लोग इस जौहार यूथ क्लब को हैंडल कर रहे हैं? अभी हम 7 से 8 बंदे हैं जो साथ के जिन्होंने ओपनिंग की थी और वही साथ में जुड़े, लेकिन हमारे जौहार यूथ क्लब का जो साथी हैं जिनका सहयोग है वो बराबर हमें मोटिवेट करते रहे, सहयोग देते रहते हैं। वो करीब 100 से 150 लड़के ऐसे हैं गांव के लोग हैं जो सर्विसमैन हैं, वो सभी लोग हमें सजेशन देते हैं, टाइम पे आके मीटिंग करते हैं या फिर हम सबको इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे पास आते हैं और हमें सजेशन देते हैं कि अब हमें ऐसा करना चाहिए, इसको कैसे चलाना है। तो मोटा मोटा हमारे पास में 100-150 आदमियों का ऐसा एक ग्रुप है जो सारे लोग सर्विसमैन हैं और अच्छी सोच के साथ हमें सलाह मशवरा देते हैं। जी, तो देखिए 7 लोगों से स्टार्ट होकर के 150 लोगों तक ये जौहार यूथ क्लब पहुंच चुका है। तो वही चीज़ हो रही है कि जीरो से लेकर के हीरो तक पहुंचने में आपको टाइम नहीं लगता है, बस आपको जो है उस काम को करने का जो है मन होना चाहिए, आपको उस काम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका होना चाहिए। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस जौहार यूथ क्लब के अलावा और किन किन क्षेत्रों में जो है कार्य कर रहे हैं? शिक्षा के अलावा जौहार यूथ क्लब शिक्षा के अलावा हमने बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने की, हमने जब इस संस्था के उद्देश्य लिखाए थे तो उन उद्देश्यों में है कि सामुदायिक विकास, शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के लिए जितने भी काम हो सकते हैं हमने किए हैं। हमने देखिए बीच में वृक्षारोपण का कार्य किया, काफ़ी मात्रा में हमने पेड़ लगाए, लेकिन दुख की बात यह है कि वो पेड़ जिंदे नहीं रह पाए, कुछ हमारी गलतियां रहीं जिनसे हमने सीख लिया। हमने जैसे सर्दियों में बच्चों के लिए स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया और हमने जब कोरोना काल आया तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जौहार यूथ क्लब का जो गाँव का प्रत्येक मेंबर है, सभी साथियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी, जब सब लोग डरे हुए थे कि हम किसी के संपर्क में आएंगे तो हमें कोरोना फैल जाएगा, घर घर जाके दवाई बांटी, घर घर जाके काढ़ा बांटा, क्वारंटीन जो लोग हुए थे उनके लिए व्यवस्था की, बड़ी मात्रा में भोजन की व्यवस्था की, सबने सहयोग किया। तो जिस साफ़ सफाई का हमने बीच में गांव की जैसे जो हमारी सड़कें हैं इनका भी सफाई वगैरह का कार्यक्रम चलाया है। बीच में हमने एक परिंडों का अभियान चलाया था, जब गर्मियाँ आई, इन्हीं गर्मियों में पिछले वर्ष हमने परिंडों का अभियान चलाया और जिसमें हमने पूरे गांव में घर घर में करीब 500 करीब परिंडे हमने लगाए थे। इस तरह अब भविष्य में भी हम काफ़ी अच्छे प्रोग्राम जैसे जैसे हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम कुछ कैंप लगाना चाहते हैं, इस बार भी हम परिंडों का इंतजाम करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो जिनसे एक गाँव की मजबूती को, गांव की एकता को बनाए रखने के लिए हम विभिन्न प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि हमने एक फिक्स त्यौहार कर रखा है हम सभी साथियों ने, हम होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम इसी भवन पे मनाते हैं और जिसमें कार्यक्रम के जो हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हम आशीर्वाद लेते हैं, वो यहाँ पधारते हैं, हम सबके साथ होली मनाते हैं। उस होली पे हमारा एक वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है। जैसे इस वर्ष हमारा पूरा हुआ और हमारी पुरानी टीम इस्तीफा दे चुकी है और अब हम एक नई टीम चुनेंगे जो इसको और ऊंचाइयों तक ले जा सके, नए लोग नए जो उसके साथ आएँ। तो एक तो हम ये करते हैं, साथ में ही हम ये करते हैं कि जो गाँव में जो लोग हैं उन सभी पंच पटेलों को, बड़े बुजुर्गों को एक मंच पर लाकर उनका सम्मान कर, उनके आशीर्वाद लेकर हम नई नई योजनाएं बनाने का प्रयास करते हैं। जितने भी गांव के कार्यक्रम हैं, जितने हम पॉजिटिव हो सकते हैं, जो हम योगदान दे सकते हैं, वो सभी कार्यक्रम हमारी संस्था के अंतर्गत आते हैं। जी, तो देखिए सर ने काफ़ी सारी अच्छी बातें जो है अभी बताई है कि मिलन समारोह भी जो है यहाँ पर होता है। और तो सर मतलब आपने एक मतलब कुछ अब आपने एक बात बोली थी बीच में कि जो पहले जो कमेटी थी उसने इस्तीफा दिया है और अभी एक नई कमेटी का गठन किया है। तो आपने इसमें एक शब्द और यूज़ किया था कि 1 साल मतलब 1 साल होने पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हर 1 साल बाद मतलब एक नई कमेटी का गठन किया जाएगा, मतलब जो पुरानी कमेटी होगी उसको इस्तीफा दे दिया जाएगा और एक नई युवा जनरेशन है उसमें से एक नई कमेटी का गठन किया जाएगा इस जौहार यूथ क्लब के लिए?
जी, पहले ऐसा ही था कि हमारा क्या है कि जब कोई भी संस्था होती है तो 1 साल के लिए पदाधिकारी चुने जाते हैं, लेकिन प्रत्येक होली पर गांव वालों ने सर्वसम्मति से हमें 2-3 बार इसी टीम को रखा। वो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। हमने हर बार हर होली मिलन समारोह में प्रस्ताव रखा कि भाई हमारा 1 साल हो चुका है, लेकिन हर बार उन्होंने हमारे विश्वास बनाए रखा और हम कहा भाई यहाँ भी काम करेंगे। लेकिन इस बार हम लोगों का मानना था कि और लोगों का भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए और ये बहुत अच्छी बात है, बेहतर भी होता है कई बार जो काम होते हैं। और साल भर का है वैसे तो, अब गांव वाले चाहें तो उसको कैसे भी करें कैसे भी नहीं करें, ये चीज़ें हैं। और अब हमने इस्तीफा देने का मतलब ये तो है ही नहीं कि हमने संस्था को छोड़ चुके हैं, क्योंकि संस्था गांव की है और हम मरते दम तक गांव के सदस्य रहेंगे। तो मरते दम तक हम जवाहर यूथ क्लब जब तक रहेगा इसके भी सदस्य रहेंगे। लेकिन एक कार्य समिति का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो कई बार क्या होता है, एक ही आदमी पर अधिक जिम्मेदारी रहेगी तो हो सकता है दूसरे को मौका नहीं मिलता, कोई युवा जोश हमारे बीच में ऐसा छुपा हुआ हो कि उस जिम्मेदारी को बहुत ही बेहतर तरीके से निभा सकता है। तो इस बार हमने ये डिसीजन लिया है कि जो हमारे छोटे हैं या बड़े हैं जो भी लेना चाहें, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सकें। इस तरह हम करते हैं और किसी भी संस्थाओं के चुनाव होना चाहिए। और लेकिन हमारे चुनाव इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि आपको पता है कि 2 साल कोरोना चला, तो कोरोना में हम नहीं जारी रख पाए इन चीज़ों को। हमारे कार्यक्रम चलते रहे लेकिन टीम वही रही। जब गांव वालों ने कहा कि आप भी काम करेंगे, लेकिन इस बार हमने फोर्स देकर गांव वालों से कहा कि नहीं, कुछ और लोग भी आगे आएँ और हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, हमारे अनुभवों को उनके साथ शेयर करेंगे, उनके अनुभव हमारे काम आए। और तो मेरा मानना है कि हर संस्था में ऐसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक संस्था। जी बिल्कुल सर। तो देखिए मेरा भी मानना है कि अगर हम मतलब एक नई जो युवा जनरेशन है उसको भी अगर मौका देते तो हमें भी एक नई सोच देखने को मिलती है और हमें भी अपने कार्य को जो है और भी ज़्यादा बेहतर कर, मतलब एक नई सोच के साथ में आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। तो चलिए सर, अभी मुझे मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि आपने जब ज़मीनी स्तर पर इस कार्य को लेकर के आए, सबसे पहले आपने अपने मतलब जो भी आपने कमेटी बनाई थी उस पर आपने इस कार्य के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन उसके बाद जब आपने इसे ज़मीनी स्तर पर उतारने के बारे में सोचा तो उस टाइम पर आपके सामने ऐसी कौन कौन सी कठिनाई आई कि उनसे आपको गुजरना पड़ा था, जो ज़मीनी स्तर की कठिनाई है उनको भी एक बार आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, इसमें हमको सबसे पहले जो कठिनाई महसूस हो रही थी वो ये हो रही थी कि भाई फंड कहाँ से करेंगे इतना। जैसे बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। शुरू में हमने प्राइवेट जगह पे भी इसको चलाया, 2-3 महीने क्लासेस चलाई। फिर हमको ज़रूरत महसूस की भाई अपनी एक बिल्डिंग हो जो पूरे गाँव की हो, ऐसा कुछ किया जाए। तो हमारे सभी साथियों ने एक जगह ढूंढा और ये जो अभी जवाहर यूथ क्लब की जो बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे हमने फिक्स किया कि यहाँ पे बनाएंगे। सभी ग्रामवासियों से पूछा गया तो भाई किसी ने भी, सबने बोला कि यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए। और अभी ये बनाया हुआ है तो फंड का सबसे बड़ा दिक्कत फंड की होती है। फिर फंड की दिक्कत आई तो फंड इकट्ठा करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई उसके संबंध में भी कि किस तरीके से फंड इकट्ठा किया जाएगा। फिर कमेटी ने निर्णय लिया कि भाई सभी जो भी गांव के जो सरकारी सेवा में काम करते हैं प्रत्येक आदमी कम से कम 5100 रुपये का सहयोग करेगा और अपनी इच्छा से वो ज़्यादा कर सकता है। तो इस तरीके से हमने इसको आगे बढ़ाया। प्रत्येक कर्मचारी से 5100 रुपये लिए। किसी ने काफ़ी कलेक्शन दिया। हमारे जैसे एक जगमोहन जयन जी हैं, उन्होंने 1 लाख रुपये का इसमें सहयोग दिया था। और मिश्रा लाल जी हैं, डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने 1.5 लाख रुपये का इसमें कलेक्शन दिया था। राम हरी हैं, उन्होंने राम हरी सरपंच हैं, उन्होंने 51,000 रुपये का सहयोग दिया था। और अपने जो ये अपने वित्त सचिव हैं, वित्त जो राजन गुरु जी इनके फादर हैं, उन्होंने भी 51,000 रुपये का सहयोग दिया था। उससे क्या कि जो ये होली मिशन मिलन समारोह पे एक साथ कलेक्शन आया था हमारे पास, जो 1.5 लाख रुपये हैं, 1 लाख रुपये। तो फिर हमारी क्या उम्मीद बहुत बढ़ गई थी कि हम उम्मीद बढ़ गई थी कि और हमको लगा कि अब हम ये है ना निश्चित कर ही लेंगे। और धीरे धीरे उम्मीद बढ़ी और ये फिर हमने पूरे गांव में ये सहयोग चलाया। मतलब ये वो एक चलाया, एक अभियान जैसा चलाया। घर घर गए, किसी से मतलब 10 रुपये से लेके और जितनी इच्छा चाहे हमने सहयोग लिया। हर घर का इसमें सहयोग है। किसी की कोई ये नहीं बोल सकता पर्सनल बिल्डिंग है या ऐसा कुछ है ही नहीं। किसी के मन में भी ये भी भावना नहीं लाया कि भाई यार हम वहाँ जाएँ, बच्चों को भेजें या नहीं भेजें। तो ऐसा नहीं है, कोई भी भेज सकता है, बेझिझक भेजे अपने बच्चों को, क्योंकि पूरे गांव की बिल्डिंग है ये। तो किसी ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए, कोई लाता भी नहीं है। अच्छी चल रही है। अच्छा देखो यहाँ पे पहले अभी तो एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है, अभी इस टाइम पर आप आए हो, नहीं तो बच्चों की संख्या 40-50 अभी रहती है। पहले ऑफलाइन भी चल रही थी, अभी तो ऑफलाइन क्लासेज चल रही हैं। पहले ऑनलाइन चल रही थी, अभी ऑफलाइन क्लासेज चल रही हैं। 3-4 क्लास होती हैं। मैथ की होती है, रीजनिंग की होती है, जनरल नॉलेज की होती है। ओके सर।
ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मतलब धरातल स्तर पर उतरने के लिए मतलब एक सबसे जो महत्वपूर्ण फंड की बात होती है, तो फंड के बारे में तो आपको बताया कि जैसे ही आपको सहयोग मिलना स्टार्ट हुआ और कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और ये हर एक किसी भी कार्य को करने के लिए हमको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको लगता है कि इसके फंड के अलावा कोई और भी ऐसा मतलब ऐसी कठिनाई थी आपके सामने, मतलब जिससे कि आपकी कमेटी थोड़ी डिमोटिवेट हुई हो और कहीं पर ऐसे सवाल खड़े हुए हो, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, मैं हम सभी की ओर से कहना चाहूँगा कि आप कोई भी काम जब शुरू करेंगे, आप 100% लोगों को तो खुश कर ही नहीं सकते। पहली बात, सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना फंड की होती है ना किसी चीज़ की होती है। फंड तो एक हमारे सामने समस्या थी, मेरे बड़े भाई गाने से बताया कि सॉल्व हो गई। सबसे बड़ी समस्या थी विश्वास की, ग्रामीणों के विश्वास का, कि हम चले इस मिशन को लेकर तो हम सबके मन में एक सवाल था, क्या हम पर लोग विश्वास करेंगे, क्या लोग ये मान के चलेंगे अपना मेहनत की जो गाड़ी कमाई है वो हमें देंगे। तो उनके पैसों की जिम्मेदारी और वो समस्या सबसे बड़ी थी। इस बीच में जैसा कि कहा कि कुछ मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ लोगों ने हम पे अविश्वास किया। अच्छा, एक जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं, मैं नहीं कहता 99% लोग सही होते हैं, 1-2% जो कुछ ऐसे होते हैं जो राजनीतिक सोच से प्रेरित होते हैं, जहाँ पर 5 आदमी इकट्ठे हो जाएं तो उन लोगों को सिर्फ या तो उसमें वोट बैंक नज़र आती हैं, चीज़ें नज़र आती हैं, तो उन लोगों ने भी अपनी तरफ या कैसे भी करके या अपना पक्ष माना या विपक्ष माना, जिसने भी जो भी है वो समस्याएँ थीं। हम पे पहली समस्या ये भी थी, सबसे बड़ा ये भी था कि हम कैसे निष्पक्ष दिखें। कहीं गांव में आप जानते हैं कि जो ये जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, हर आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी से जुड़ा होता है, और हमारे ऊपर एक सबसे बड़ी एक समस्या ये भी थी कि हम निष्पक्ष दिखें, क्योंकि हो सकता है कल कोई हमारे परिवार में से भी कहीं से भी। हमने कोशिश की उससे बचे रहने की। फिर सबसे बड़ी जो जीत हमारी ये थी कि लोगों ने हम पे विश्वास कर लिया कि ये लोग कुछ कर सकते हैं, और इस विश्वास के साथ ये मिशन उठ खड़ा हुआ, बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग बनने के बाद में आप विश्वास कीजिए लोगों ने खूब अपने मन से सहयोग दिया, यहाँ तक पूछते रहे कि भाई और कोई समस्या है क्या, और कोई फंडिंग की व्यवस्था है, तो वो हो गई। और जो नकारात्मक लोग थे वो भी हमारे जोश को देखकर जब हमने उनको इग्नोर कर दिया तो वो उन्होंने भी कुछ कहना छोड़ दिया, उल्टा वो हमारे सहयोगी बने। तो मैं कहता हूँ कि समस्याएं तो आती हैं, आप कुछ भी काम कर लीजिए, आप कैसा भी काम कर लीजिए, लेकिन उस समस्याओं के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है और आप उनका सामना कैसा करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैं बड़ी खुशनसीबी है कि मेरे जो साथी थे सभी ने बड़े मिलकर हिल मिलकर एक साथ बिना किसी भेदभाव के जो डिसीजन लिया, एक डिसीजन लिया, किसी ने डिसीजन ले लिया, कभी उसमें कोई विरोध उत्पन्न नहीं किया, तो हम चलने के लिए और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर दूसरी समस्या थी कि बिल्डिंग बनने के बाद गांव वाले अपने बच्चों को भेजें। फिर हमने घर घर जाकर संपर्क किया, घर घर जाकर संपर्क किया तो हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो यहाँ आने लगी, और ये जवाहर युद्ध क्लब का भवन बच्चों के जो हंसी से और पढ़ने की चीज़ों से ये खूब सजा और अब तक चल रहा है। तो समस्याएं ज़्यादा कुछ आई नहीं, समस्याएं हैं, और मैं तो जो भी साथी काम करना चाहते हैं क्षेत्रों में सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि समस्याएं आएंगी, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, आप सिर्फ अच्छों को छांटिए। आप पे निर्भर करता है कि आपकी टोकरी में आप किस तरह के फल रखना चाहते हैं, क्या आप ताज़े फलों को रखना चाहते हैं कि या सड़े हुए फलों को रखना चाहते हैं। तो जो सड़े हुए फल हैं उन्हें बाहर कर दीजिए और अपने एक टीम बनाइए जिसमें पॉजिटिव लोग हो, जिन पर आप भरोसा करें और वो आप पे भरोसा करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर दुनिया का कोई भी सफ़र मुश्किल नहीं है, हम बड़ी से बड़ी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सर ने एक बात बोली थी कि सबसे पहले मतलब हमारे सामने प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है, बस हमें ग्रामीणों का विश्वास जीत लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ग्रामीणों का विश्वास जीत लिया तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको फंड भी मिल जाएगा और आपको जो है वो सारी परमिशंस मिल जाती है जो आप करना चाहते हैं। तो सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ग्रामीणों का विश्वास जीतने के लिए देखिए आपने नेगेटिव लोगों की बात भी नहीं सुनी और साथ में फंड की टेंशन भी आपने नहीं की, तो ग्रामीण लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मतलब ग्रामीण लोगों को चाहिए कि उनको सबसे पहले विश्वास दिलाए। तो विश्वास दिलाने के लिए आपने कुछ ऐसा डेमो के तौर पर या फिर उनको कुछ दिखाया था, या मतलब उनको किस तरीके से आपने मतलब विश्वास में लेकर के आए थे, जो हमारे ग्रामीण जनरेशन है, जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनको किस तरीके से आप विश्वास में लेकर के आए थे, तो वो चीज़ थोड़ा सा समझाइए। जी बिल्कुल, हमने सबसे पहले तो हमने कहा कि हम ऐसा करेंगे, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मेरी बात करूं कि मैं 2011 से यहीं पोस्टेड था, तो 1-1 घंटा बच्चों को घर पे पढ़ाता था। तो मैंने कहा ट्यूशन तो ऐसे चलता है, तो उनको पता था कि ये कर सकते हैं, लेकिन जब हमने कहा कि हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, तो उनको कुछ भी समझ नहीं आया।
बड़े बूढ़ों के, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इतने नहीं कैसे पढ़ाएंगे। तो फिर हमने गांव की प्राइवेट बिल्डिंग में उस प्रोजेक्टर को लगाया और बच्चों को पढ़ाया कि हम ऐसे पढ़ाएंगे। तो उन्होंने देखा कि भाई जयपुर के टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं और बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को जयपुर नहीं जाना पड़ रहा, तो उन्होंने उन पर भरोसा किया और उनका कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि भाई बाहर क्यों घूम रहे हैं, वहाँ जाके बैठ। तो उनका विश्वास जीतने के साथ दूसरा चरण ये किया कि मेरे दोनों भाई बैठे हैं, ये भी छुट्टियाँ लेके आए हैं, इन्होंने अपनी प्राइवेट जॉब है इनकी, प्राइवेट जॉब में से जॉब पे ना जाते हुए भी हम हर घर में गए। जिस भी आदमी को हमको लगता था कि ये आदमी हम पे विश्वास नहीं कर रहा है या इसके कुछ शक हैं, अच्छा उसके शक भी वाजिब है। जब आप किसी से उसका पैसा लेने जा रहे हैं, किसी से उसका समय लेने जा रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन तो बनते ही हैं कि यार आप कैसे करोगे, मुझे विश्वास दिलाओ। तो हम घंटों बैठते थे, उनके पास बैठते थे, उनको समझाते थे नहीं अपन ऐसे करेंगे। वो कहते थे कि अगर ऐसा हुआ था तो हम फिर उसका दूसरा उन्हें समझाते कि ऐसा हुआ था तो हम ऐसे करेंगे। और उसका परिणाम, उस सफ़र के बारे में मैं चाहूँगा कि बन्ना जी बताएँ कि किस तरह दिन रात हम ग्रामीणों के पास जाते थे। नमस्कार जी। देखो, विश्वास के लिए पहले हमने काफ़ी कुछ काम किया, लोगों को दिखाया, उसके बाद में हमने फंडिंग की लिए हाथ खड़े उठाए थे कि यार फंडिंग हमें चाहिए, बट हमने पहले नहीं किया था। और विश्वास का ऐसा है कि हम हर उस घर में गए थे गांव के में जिसमें एक आदमी रहता है या 10 आदमी रहते हैं, हर उस बंदे से मिले थे हम। हर आदमी को जिस हिसाब से हमें समझाना था, जिस कैपेसिटी हमारे अंदर थी, जिस भाई को जिससे बात करनी थी, सबसे कराई, सबको अच्छे से हमने समझाया। काफ़ी लोगों की नेगेटिविटी प्रवृत्ति आई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी प्रवृत्ति आई तो हमने देख लिया कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमें तो 10 में से 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी हमारा साथ देके काम हो जाएगा। और ये अच्छा काम था, हर आदमी भी जानता था कि ये गांव के लिए भला कर रहे हैं, तो किसी ने पीछे नहीं हटा, हर आदमी इसमें बढ़ चढ़ के आगे आया और अच्छा खासा सहयोग दिया हमारे लिए। और हमें इतना कुछ करने को दिया, ये हमने नहीं किया, ये पूरे गांव ने किया था। और ये पूरे गांव का सहयोग है। हम तो कल तक थे, आज है भी नहीं, और आज और दूसरे आ रहे हैं, उसके बाद दूसरे भी आ जाएंगे। और हम चाहेंगे कि ये निरंतर चलता रहे, यही नहीं हर गांव में ऐसा चले। हमने जो देखा था, एक नीडी आदमी होता है जिसकी ज़रूरत थी और क्लास में सबसे टॉप होता था और सबसे टैलेंट बंदा, हम चाहते ये बंदा नौकरी लगेगा, और उसे हमने थोड़े दिन बाद देखा कि यार वो आदमी तो बेलदारी कर रहा है, यार उसकी तो ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही, वो आदमी तो यहीं घूम रहा है। तो वो ज़रूरतों को देख के हम इस पर थोड़ा मोटिवेट हुए थे, हम सभी लोगों ने ये थोड़ा सा प्रयास किया था, और उसके लिए हम आगे प्रयास भी करते रहे। जी, देखिए सर ने मतलब मेरे सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके जवाब दिया है। तो सर मतलब जब हम स्टार्टिंग में आपके पास आए थे, आपसे मिले थे अभी कुछ देर पहले, तो आपने मतलब कुछ मतलब बात की थी हमसे कि आपने कोई प्रोजेक्टर लगवाया था गांव में, और उसके थ्रू आपने मतलब पहले लोगों को दिखाया कि मतलब इस तरीके से हम यहाँ पर मतलब इस यूथ को स्टार्ट करेंगे तो हम इस तरीके से बच्चों को शिक्षा देंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो मतलब कहाँ से आपके दिमाग में आया कि हमको सबसे पहले ये चीज़ करनी चाहिए। जी, ऐसा था कि सबसे पहले सन 2018 की बात है। हमारे साथी थे, वो भी क्रिकेट खेलते थे, एक लड़का है उनसे काफ़ी छोटा है, हरीश नाम का। तो हम जब बात करते थे तो उसने कहा कि जब मैं यही बातें करता था कि यार 10वीं 12वीं तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बच्चे कंपटीशन के लिए बाहर नहीं जा पा रहे। आजकल राजस्थान सरकार के नियम अनुसार प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक विद्यालय हो गया है, तो उसकी 12वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो 12वीं के बाद बच्चे भटक रहे थे। किसी के पास कॉलेज के लिए पैसे नहीं थे, किसी के पास जयपुर रहने के लिए पैसे नहीं थे। चलो कॉलेज में तो उन्होंने एडमिशन ले भी लिया आसपास, लेकिन अब वो अपने भविष्य के प्रति अवेयर नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि मुझे अगर रेलवे में जाना है तो मैं तैयारी कैसे करूं। केवल वही लोग जिनके माता पिता ये तो नौकरी करते हैं, एक तो वो, दूसरे जिनके जागरूक हैं माता पिता, अपने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं कि बेटा तू बाहर जा, और ऐसे हल्के से लोग जिनके पास पैसा नहीं था या संभव नहीं थे, तो वो गांव के आसपास घूम रहे थे, यहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। और अंत में जाके जैसे मेरे भाई ने कहा कि कोई बेलदारी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो फिर हमने कहा कि यार, उसने कहा कि प्रोजेक्टर से ऐसे ऐसे क्लासेस चलती हैं, अपन चाहें तो गाँव में चला सकते हैं। तो हमने उसको समझा, मैंने उससे समझा, समझने के बाद फिर सब भाइयों से डिस्कस किया कि यार अपन ऐसा कर सकते हैं। तो सबके दिमाग में वो चीज़ आई तो फिर हमने लगाया तो हमको बहुत अच्छा लगा कि टीचर जयपुर से बैठ के यहाँ पढ़ा रहा है जूम के जरिए। जूम जो कॉलिंग ऐप है आजकल, वीडियो कॉल जिसके माध्यम से हम करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, और वो टीचर वहाँ से पढ़ा रहा है, हमारे बच्चे यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं माइक के माध्यम से, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ऐसा कोई संवादहीनता नहीं है कि वो चुपचाप वीडियो देख रहे हैं। तो हमने कहा कि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस तरह हमने किया और फिर चल निकला। और इस दरमियान समस्याओं में एक समस्या मैं बताना भूल गया कि एक समस्या और आई थी कि बीच में जब हम थोड़े से फ्री होते और सारे दिन हम गांव में घूमते थे, तो भाभी जी और या कोई भी जैसे हमको देखती थी, उन सबका चेहरा बिगड़ जाता था कि आ गए,
आ गए ये घूमने के, अब ले जाएंगे। और हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे, खाना टाइम पे नहीं होता था, ये हकीकत है। हमारे घर के काम रह जाते थे, ये बिल्डिंग बनती थी, अगर हमारे घर मकान बन रहा है तो उसमें खिड़की नहीं लगती थी, हम रोज़ यहाँ मॉनिटरिंग करते थे, हर आदमी से मिलने जाते थे, किसी के पास बैठ गए तो रात के 1:30 बज जाते, हमारे बच्चे और घर वाले सो गए, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो वो बड़ा एक अजीब सा माहौल था कि हमको जब एक दूसरे के घर वाले देखते ना तो उन्हें गुस्सा तो बहुत आता था कि फिर आ गए, लेकिन और वो कह नहीं पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी जानते थे कि हमारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। ये गांव के जो बच्चे हैं, तो वो गुस्सा तो उन्हें आता था कि जब घर के काम रहते थे, लेकिन वो हमको सपोर्ट भी खूब किया। सभी पूरे सपोर्ट घर वालों ने नहीं, पूरे गांव ने किया। जहाँ पर भी गए खूब हमने चाय पिए हैं सबके साथ में, खूब जिन लोगों से हमारा परिचय नहीं था गाँव में, इतने बड़े गाँव में सबसे परिचय हुआ, छोटे भाई बहनों को देखा, बड़ों को देखा, और एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हुआ। तो खट्टी मीठी यादें सभी हैं इस चीज़ में। अब सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भवन निर्माण है, जहाँ जो आपने ये कि बहुत ही अच्छा और ये बड़ा भवन बनाया है, तो इसके पीछे जो आपको ग्रामीणों का सहयोग मिला है, ये किस तरीके से मिला है? मतलब क्या क्या सहयोग आपको ग्रामीणों की तरफ से मिला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि आगे भी जो है लोग इसके बारे में सोचें।